बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाई जाए तो आज का दिन जो है उसमें कागजात नामजदगी पर एतराज़ात जो दायर हुए थे उस पर जांच पड़ताल का अमल आज चलता रहा, समाअत भी होती रही। बहुत से उम्मीदवारान जिनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आयद किए गए थे उनके वकला जो थे या खुद वो एतराज़ात दूर करने के लिए अपने दलाइल देते रहे। मरीम नवाज साहिबा पीपी के एक हल्के से उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाए गए। बानी पीटीआई इमरान खान उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात उठाए गए हैं और जिसने एतराज़ दायर किए हैं उसके मुताबिक वो सज़ा याफ्ता हैं और वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए उनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। मुल्क के तूलो अर्ज में आज जो कागजात नामजदगी के हवाले से जांच पड़ताल थी वो जारी रही, बिला तातुल जारी रही और जो फैसले कुछ महफूज कर लिए गए हैं जो अब बाद में सुनाए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज बेनज़ीर भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी बरसी थी। उनकी बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम का ऐलान किया है। उसी इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 निकाती एजेंडा बयान किया जो इक्तदार में आने के बाद उस पर अमल दरामद किया जाएगा। उसी एजेंडे में 5 साल में तनख्वाहों को 2 गुना किया जाएगा। गरीब तबके के लिए 300 यूनिट सोलर एनर्जी का इंतजाम किया जाएगा। तीसरा नुक्ता यह था कि यकसा मायारी तालीम के मंसूबे पेश किए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में सेहत का मुफ्त निजाम राइज किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन को घर बना के दिए जाएंगे और कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हुकूक फराहम किए जाएंगे। गरीब अवाम को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तर्ज पे मदद फराहम की जाएगी। उसके साथ किसान कार्ड का इजरा किया जाएगा और मुल्क भर के तमाम मजदूरों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड मुतारिफ करवाया जाएगा। इसके साथ नौजवानों को यूथ कार्ड बनाने के भी जराए फराहम करने का उनकी तरफ से ऐलान किया गया और तमाम डिवीजन्स में यूथ सेंटर्स का कयाम अमल में लाने का ऐलान किया गया। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब का यह कहना है कि बिलावल ने जितने वादे किए हैं वो सारे पूरे किए हैं। हमने 1973 के आइन को बहाल किया है और इसके साथ सबसे बड़ी बात जो उनकी जानिब से की गई कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। किसकी जानिब उनकी तरफ से इशारा किया गया, इस पर बात होगी। और सरबराह ममलिकत सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक ट्वीट मंजर आम पे आया है जिसमें उनका यह कहना है कि हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हुकूक और वकार की बिला खौफ पामाली हो। और उन्होंने यह भी कहा कागजात छीनना, मुजाहिरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई और अब 2 हुकूमतों के साबिक वजीर खारजा के साथ गैर इंसानी सुलूक का रवा रखना, उस पर हुकाम को तवज्जो जरूर करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि रिजत पसंद दलाइल कैसे वाकयात पहले भी रूनमा होते रहे हैं, यह मुनासिब नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा और अगर हम बहसीयत कौम इस पर मुत्तफिक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं है, यानी आज से आगाज करना चाहिए पाकिस्तान की तब्दीली का। तो इन्हीं मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा सिंध के सरबराह हैं IPP के महमूद मौलवी साहब। महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर तजियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब, वो आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। लगारी साहब, बहुत मशकूर हूँ आपका। सीनियर तजियाकार सईद काजी साहब भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। लगारी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। ट्वीट जो सदर ममलिकत की तरफ से किया गया, उस ट्वीट के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? और बहुत सी जगहों से जो ऐसे वाकयात रूनमा हुए कि कागजात जो हैं वो जमा नहीं करवाने दिए गए, फिर बाद में तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा की बातें नहीं मानी गई या उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया। एक तरफ मंजरनामा यह बना हुआ है और दूसरी तरफ अगर आप सिंध की सूरत हाल देखें या किसी और सूबे की देखें तो वहां पर ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिलते। तो बिलखुसूस पंजाब के अंदर ऐसे मनाजिर क्या फैलाए जा रहे हैं या उसके पीछे कुछ हकायक भी आपको दिखाई देते हैं? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि अगर ये एक ही जमात के अरकान के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं और जिनकी तरफ से ये शिकायत आ रही हैं तो उस जमात की तरफ से सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी किस तरह दाखिल करा लिए गए? मेरे ख्याल में वो या तो स्टेट अगर ये कार्रवाइयाँ कर रही है तो नाअहल है और उसके अंदर इतनी अहलियत नहीं है कि वो इसको कंट्रोल करें, और या फिर ये एक ड्रामा है जो किया जा रहा है। और सदर ममलिकत ने इस ऑफिस का, इस मनसब का और इस ओहदे का, इस इमारत का बहुत एहतराम है चूँकि वो पाकिस्तान के वफाक की यकजहती की अलामत है, मगर इस ऐवान में बैठे हुए सदर ममलिकत के मनसब पर फायज शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं है कि वो एक पार्टी वर्कर के तौर पर अपना नुक्ता नज़र पेश करें। अगर ये मामला PTI के हैं तो PTI को उसको सियासी मामला को सियासी अंदाज में हल करना चाहिए। सदर ममलिकत को इसके बीच में इस तरह से नहीं आना चाहिए।
और एक जमात के लिए हमदर्दी और बाकी जमातों के लिए उनका रवैया बिल्कुल दूसरा नहीं होना चाहिए। ये वही सदर ममलिकत हैं जिन्होंने आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी हासिल करने के बाद नए कायदे ऐवान से हल्फ उठाने से इनकार कर दिया था। नए कायदे ऐवान को उन्होंने वज़ीर आज़म मानने से इनकार कर दिया था। अगर ये सदर ममलिकत 1973 के आइन के तहत हैं तो 1973 के आइन के तकाजे को पूरा करना चाहिए था उस वक्त जो 9 अप्रैल को हुआ था। और फिर उसके बाद उन्हें मुतादिद मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने नीचे भी जाकर सूबाई हुकूमतों में मुदाखलत की और वहाँ भी हलबर्दारियाँ रोकी थी। तो उन्हें अगर जमात के एक कारकुन के तौर पर रहना है तो अपनी हैसियत को वाज़ेह करें और सदर ममलिकत के मनसब से आप अलग हो जाएं, फिर जो चाहें सियासत करें, आप भी आ जाएं, सियासत में हिस्सा लें। आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते 2 साल तक, लेकिन आप अगर अपना सियासी नुक्ता नज़र रखते हैं तो उसको वाज़ेह करें। लेकिन जो कुछ हो रहा है उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ, ये ठीक नहीं हुआ है कि जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी की जमानत हुई और उनकी रिहाई हुई और फिर उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया, ये मुनासिब नहीं था। उन्हें अगर रिहाई मिल गई थी, उनके ऊपर कोई और केस नहीं था, तो उन्हें रिहा किया जाना चाहिए था, उन्हें घर वापस जाने दिया जाना चाहिए था और उन्हें वहाँ अपने, अगर वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं तो उनके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने देना चाहिए था। ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं था। और अगर उनके ऊपर किसी किस्म का कोई और चार्ज नहीं है और कोई मुकदमा नहीं है और अगर ऐसे ही मुकदमात बनाए गए हैं जैसे ये एमपीओ किस्म की चीज़ें हैं, तो वापस ले लें और उनको वापस जाकर अपना इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का मौका दें। इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का मौका दें अगर उनके पास कोई और चार्ज नहीं है। महमूद मौलवी साहब, अगर बिलावल जरदारी की तकरीर सुनी जाए, उनकी इंतखाबी मुहिम देखी जाए, तो इस इंतखाबी मुहिम में या तो वो अपने हरीफ के तौर पे एमकेएम को देख रहे हैं सिंध के अंदर, या फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देख रहे हैं, या फिर पीटीआई को देख रहे हैं। आईपीपी को वो अपने हरीफ के तौर पे नहीं देख रहे। तो क्या इसे आईपीपी की कमजोरी समझें या फिर ये समझें कि आईपीपी के साथ उनके मुज़ाकरात तय पा सकते हैं और आईपीपी उनके साथ इत्तेहाद भी बना सकती? देखिए, आईपीपी काफ़ी एग्रेसिवली जो है सिंध में आ रही है और कराची में हम तकरीबन 30 सीटों के ऊपर हमने लोग नामजद किए हुए हैं और इंशाअल्लाह भरपूर मुहिम चलाएंगे और काफ़ी सीटें हम निकालेंगे। हमारा टारगेट जो है कि जितने हमने किए तो उसमें से कम 50% तो हम सीटें निकालने की में हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें से कम 50% उसमें से निकालें सीटें। और जहाँ तक बिलावल भुट्टो साहब का मैंने वो देखा, जो वो 300 यूनिट दे रहे हैं, वो तो हमारे मंशूर में सब में पहले दिन हमने किया है। चले, ये बड़ी खुशी की बात है कि उसको इन्होंने भी एक्सेप्ट करके अपने मंशूर में डाला। हालांकि अगर आप पिछले 2 माह पहले हमारा मंशूर देख लें और हमारे स्टेटमेंट्स देख लें तो ये 300 यूनिट फ्री देने का जो है ये हमने ये इसको लॉन्च किया था। सर, अगर ये क्रेडिट लेना है तो फिर ये हो सकता है कि सबसे पहले ये क्रेडिट हमजा शहबाज ले लें, क्योंकि इब्तदा तो उनके बयान से हुई थी। देखिए, मुझे नहीं पता, मगर 3 या 4 माह कबल जब आईपीपी का जो पहला इजलास था उसके अंदर ये इब्तिदा हुई थी और हमने इसको किया। खैर, कोई भी इसकी माइलेज ले लें, मगर आवाम के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि जी जो गरीब लोगों के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। ये मुझे सब में ज़्यादा खुशी इसलिए है कि देखें, जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी, अब मेजॉरिटी से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो अभी आप बात कर रहे थे जी शाह महमूद साहब के साथ, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि देखिए, केसेस अगर हैं तो उनको कोर्ट्स में चलाए जाने चाहिए। देखिए, आज इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा था कि कोर्ट्स जो है मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने नहीं दे रही है। आज उनका स्टेटमेंट देख लेना। तो देखिए, अब मुश्किल ये आ गया है कि कोर्टों की मुदाखलत भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है।
ठीक है ना। अब अगर कोर्टों की मुदाखलत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें जो है इलेक्शन कमीशन का रिट ख़त्म होता जा रहा है कि जो भी वो कुछ कर रहे हैं अगर उसके खिलाफ नेगेटिव कोर्ट से हर चीज़ का आता रहेगा तो उनकी रिट नहीं रहेगी और उनकी साख ख़त्म हो जाएगी। तो ये मुझे ख़तरा ये है कि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उसको भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे जी हम तो एक्सेप्ट नहीं करते इसको। तो ये चीज़ें भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि देखें इलेक्शन कमीशन के रेट को कायम रहना चाहिए और उनके फैसलों के ऊपर भी हर छोटे छोटे फैसले के ऊपर अगर कोर्ट इन्वॉल्व होगी ना तो फिर मेरे ख्याल से जो हम कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन आज़ाद है और ये एक पावरफुल इदारा है, तो वो तो पावरफुल इदारा तो नहीं रहेगा फिर। आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन वाले मामला इलेक्शन कमीशन में ही रहने चाहिए और उसको आज़ादाना अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने शो में ज्वाइन किया। एक तज्जियाती राय आपकी मुफस्सल तौर पे चाहिए मौजूदा सियासी मंजरनामे के ऊपर। आप क्या देखते हैं कि एक तरफ से नून लीग ये कहती थी कि पीटीआई के पास उम्मीदवार नहीं होंगे और सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारे। पीटीआई ये क्लेम करती रही कि कागजात नामजदगी हमारे जमा नहीं होने दिए जा रहे, सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उनके मैदान में है। स्क्रूटनी का अमल भी है, एतराज़ात लग रहे हैं अगर पीटीआई के ऊपर तो मरीम नवाज़ के ऊपर भी एतराज़ात लगे हुए हैं। एएनपी कहती है अगर बल्ले का निशान उनका वापस लेंगे तो उसे बैलेंस करने के लिए हमारा निशान भी ये गायब करने के दर पे हैं। तो इस पूरे मंजरनामे को किस नज़र से देख रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या इस्तेहकाम आता देख रहे हैं? देखें, इस्तेहकाम तो डिपेंड करता है आपकी मैशत पर, और मैशत आपके सामने टैटर्स में है। ये आमतौर पर गलतुलाम नजरिया है कि जी पहले सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर मैशत ठीक होगी। ऐसा कुछ नहीं है। बुनियाद सियासत की मैशत की बिसात पे होती है। अब आप देख रहे हैं कि टोटल मंजरनामा क्या है। तो ये एक बंद गली में है पाकिस्तान की इशराफिया। कोई 300 यूनिट इन्होंने नहीं देने, ये आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है इस वक्त 2 सूबों में, इंडिया में, पंजाब में और दिल्ली की स्टेट में। मगर वो उस आदमी ने जो जिस तरह से किया आप जानते हैं, वो हवाई चप्पल पहन के फिर रहा होता है। ये 17 करोड़ की गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आके विक्ट्री का साइन बना के और गरीबों से हमदर्दी करते हैं। मुझे ये बताएं, इन्होंने स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, 2.5 करोड़ बच्चा बाहर बैठा हुआ है। यहाँ पे 5 में से 3 माएँ एनेमिक हैं। यहाँ पे जो तकरीबन 52% बच्चियां हैं एडोलेसेंट स्टेज में, वो एनेमिक है। यहाँ पे 47% माएँ मदकूक और लागर बच्चे, जिन्हें वेस्टेड कहते हैं अंग्रेजी में, या जिनकी ग्रोथ स्टेंटेड है, वो पैदा होते हैं, जो माँ की कोख में ही जिंदगी की लड़ाई हार जाते हैं। तो ये कौन सी बातें कर रहे हैं, किस तरक्की की बातें कर रहे हैं, किस उम्मीद की बातें कर रहे हैं? ये सिर्फ अब देखना ये है कि कौन कौन सी मोटी वोटिंग रह गई हैं इस वक्त अजीज के तन पर। एक स्टील मिल है जिसकी 2000 एकड़ जमीन पहले हजम की जा चुकी है, बताएं किधर गई है ये यहाँ जो हुक्मरान थे। और बाकी जमीन है, और उसके बाद आपके 2-4 और मोटी मोटी पार्टी, उनको आप ये पहले इसको नुकसान में धकेलेंगे, फिर अपने फ्रंटमैन भेजेंगे और खाएंगे, और रजदे ही नहीं। इनकी लालच के जो ब्लैक होल है वो भरते भरते ये रियासत जो है वो सड़क पर आ गई है। बैगिंग बाउल लेके एक अरबपति हुक्मरान जो है वो हमारे लिए टके टके मांगता है और हमारे नाम पे कर्जा लेते हैं, खा खुद जाते हैं और उसके बाद अदायगी हमसे करवाते हैं। सो ये मंजरनामा है मेरी नजर में, अफसोसनाक है, मगर हालात इस नहज पर आ गए हैं। अगर इन्होंने इसको ना बदला तो ये खुद भी जो है शायद ये तमाम लोग इस तरह से महफूज ना रहें। जी लगारी साहब, जिस तरीके से सईद काजी साहब ने एक मुफस्सल तज्जियाती राय अपनी रखी है, ये एक आम पाकिस्तानी अगर देखें, वो हमारे आबाओ अजदाद में से या उनके आबाओ अजदाद में से तकरीबन कोई 4 दहाइयों से यही मंजरनामा हम देखते आए हैं। आप समझते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में कंपेन्स भी इसी तरीके से होती हैं, इसी तरीके से नैरेटिव बेचा जाता है, इसी तरीके से सियासत होती है? कितने तरक्की याफ्ता ममालिक के ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी सियासी जद्दोजहद के लिए जेल जाते हैं, सड़कों पे घसीटे जाते हैं, या आवाम से यूं ही प्याला लेके उनके सामने 5 साल बाद खड़े होते हैं? क्या हमारा तर्ज सियासत तब्दील होना चाहिए या खित्ता इसी को ही अडॉप्ट करके बैठा हुआ? देखिए, एक पहली बात तो यह है कि सईद काजी साहब ने पाकिस्तान का जो मंजरनामा पेश किया है मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मगरबी जमहूरियत जहाँ को हम आइडियलाइज करते हैं, वहाँ जमहूरियत ऐसे नहीं आई है कि जैसे आसमान से नाजिल हुई है। वहाँ ज़मीन से, गलियों से, सड़कों से, सदियों की जदोजहद के बाद जमहूरियत आई है। ऐसा नहीं है कि
बादशाहत ने अपने अख्तियारात को सरेंडर किया और उसकी जगह पर जमहूरियत ने अपने अख्तियारात ले लिए। ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए अवाम ने जद्दोजहद की, उसके लिए सियासी जद्दोजहद हुई, बाकायदा सियासी जद्दोजहद हुई है और लोगों ने जान तोड़ कोशिशें की हैं, लोगों ने स्ट्रगल की है। नजरियात वहां पर पनपे हैं, बड़े हैं और नजरियात ने ही कामयाबी हासिल की। नजरियात को नजरियात के जरिए या नजरियात को नजरियात की ताकत के जरिए जो है वहां पर नैरेटिव बनाए गए हैं। एक वक्त था कि जी कंजर्वेटिव ही एक समझा जाता था कि वो ताकत है। फिर लेबर आगे वो अपनी एक ताकत के तौर पर आए हैं। फिर लिबरल्स आए, फिर न्यू लिबरल्स आए, फिर सोशलिज्म आया, फिर मार्क्सिज्म आया, फिर आधी दुनिया पर उसका अगर आप कोल्ड वार डॉक्ट्राइन पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी तैयारियों के साथ पायल नेत्शे ने एक डॉक्यूमेंट तैयार करके हवाले किया ट्रूमैन को, और ट्रूमैन को बताया था कि जब चीन में इनकलाब आ चुका है और जब सोवियत यूनियन धमाका कर चुका है तो अब दुनिया का जो मंजरनामा होगा वो क्या बनेगा और क्या बनना चाहिए। आखिरी गर्म महाज आपके ऊपर खोला गया, हमारे सरों पर खोला गया। वो आखिरी गर्म महाज उस वक्त पाल नेत्शे जो ट्रूमैन का मुशीर था, जो रूजवेल्ट का मुशीर था, जो कैनेडी का मुशीर था, जो जॉनसन का मुशीर था, जो निक्सन का मुशीर था, जो फोर्ड का मुशीर था, जो जिमी कार्टर का मुशीर था, जो रेगन का मुशीर था, जो बुश का मुशीर था, जो क्लिंटन का मुशीर था। इन तमाम प्रेसिडेंट्स का एक ही मुशीर था कोल्ड वार के ऊपर, जिसने ये कोल्ड वार लड़ी है। वो आखिरी वक्त तक उसकी कामयाबी तक और उसके गर्म महाज के खुलने पर अफगानिस्तान में आग और खून का समंदर वहां बनाने के तक जो है वो उसको देखता रहा। ये उनकी पूरी की पूरी एक प्लानिंग के तहत दुनिया पर कामयाबियां हासिल करने की दास्तान थी और एक सब्स्टिट्यूट निज़ाम को ख़त्म करने की दास्तान थी कि उसको ख़त्म करने के लिए क्या, अगर इंटरनल उनकी कमज़ोरियां थी भी तब भी असल बात ये थी कि उसको बाहर बैरूनी महाज पर उसको हराने के लिए सारा कुछ किया गया। आखिर में तो धक्का मिला है कि उनके अपने घर में ही एक आ गया था बंदा जिसके बारे में मैं बहुत से यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों से पूछ चुका हूँ। वो ये कहते हैं कि जनाब आखिरी जो इनका सेक्रेटरी जनरल था वो CIA का एजेंट था गोर्बाचोव, और गोर्बाचोव की वजह से ये हुआ है। लेकिन हालात उनकी भी परवरिश कर रहे थे, हालात इनकी भी परवरिश कर रहे थे, हालात वो भी बना रहे थे, हालात ये भी बना रहे थे। हम हालात नहीं बनाते हैं, हम हालात में ढलते हैं। हमारे यहाँ कौन है? आपकी 60s की जद्दोजहद 70s में किसी हद तक आगे बढ़ी, फिर क्या हुआ? यानी वो एक आइडियोलॉजी है और वही आइडियोलॉजी अभी तक परवान चढ़ रही है। महमूद मौलवी साहब, आपकी जमात बनी, आपको PTI के सेकंड पार्टी भी कहा जाता है। एक तरफ PTI पे अगर ब्लेम किया जाता है तो आप उसी पार्टी से अलहदा होके अपनी पार्टी बनाने वाले लोग हैं। बात होती है मंशूर की, बात होती है उस बयानिए की जो अवाम बाय कर सकें, और बात होती है गवर्नेंस की। लेकिन इस कुली तौर के ऊपर कैनवस पे जो रंग बिखेरे जाते हैं वो कोई शक्ल इख्तियार नहीं कर पाते। उसकी बुनियादी वजह क्या है और उसमें तब्दीली कैसे आएगी? देखिए, तब्दीली आने के लिए जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे टाइम ज़रूर लगेगा। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेसी को समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए और आवाम को बड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी। और सियासतदान के ऊपर तो सब ब्लेम करते हैं, मगर ये हमें पूरा कल्चर चेंज करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं खुद एक पार्टी में हूँ, पॉलिटिकल पार्टी में हूँ। पहले तो मैं कहूँगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो है हम जो है टेक्निकली जो पार्टीज है वो डिक्टेटरशिप कहें या लीडरशिप कहें, उसका दूसरा नाम दे, जो भी एक लीडर होता है उसी के सब फॉलोअर्स होते हैं, तो डेमोक्रेसी तो वहाँ पे नहीं है। जब हम फिर आप आ जाते हैं कि हम बात करते हैं कि जी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। देखिए, एक चीज़ है ना कि हर इदारे का असाइनमेंट डिफाइन होना चाहिए कि किसका क्या असाइनमेंट है। दुनिया में हर इदारे के अलग अलग असाइनमेंट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक असाइनमेंट है और मैं कहूँगा आवाम का भी एक असाइनमेंट है। आवाम को भी देखें आज हमारे वोटर टर्नआउट देखें ना 40%, 38 से 40% टर्नआउट होता है। अगर आप जो है जिस ममालिक की बात कर रहे हैं वहाँ पे 90%, 85% जो है टर्नआउट है। दूसरी चीज़ जो आप ये देखें कि आम आदमी
को रिलीफ जो है मैं कहूँगा सालों से 20 साल हो गए हम यही कहानी सुना रहे हैं आम आदमी को कि जी हम सड़कें बना देंगे, गटर बना देंगे और बिजली दे देंगे, गैस दे देंगे। इसके लिए तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज या MNAs और MPs को तो नहीं जाते। ये तो उनके जो है नॉर्मल हुकूक है। देखिए एक जो है आवाम को पीने का पानी मिलना, बिजली मिलना, गैस मिलना, ये सब नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। हम अभी तक 20 साल तक इसी को नहीं दे सके। हम बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो 20 साल से ये स्लोगन लगा रही है। हम बात करें पॉलिसीज की कि जी हमको देखना है कि हम एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे, हम इंपोर्ट्स को कैसे कम करेंगे, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाएंगे या एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो देंगे। हमने आवाम को जो दौड़ा रहे हैं कि जी हम महंगाई कम कर देंगे, हम जो है आप लोग को जो है स्कूलों को ऊपर देखे ना, बात हम कर रहे हैं स्कूलों को तो हमने तबाह कर दिया है, एजुकेशन का सिस्टम तबाह हो गया है। आप या तो अमीर लोगों के लिए स्कूल्स हैं जो कि A लेवल और दूसरे लेवल्स कर रहे हैं। देखिए एजुकेशन का मेयार होना चाहिए। आप कैसे compete करेगा एक उर्दू मीडियम बच्चा एक इंग्लिश मीडियम से, और एक इंग्लिश मीडियम जो है एक O लेवल से? बहुत फर्क है। 3 किस्म के तो जो मैं कहूँगा हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है। उसी हिसाब से आप कानून को देख लें, 2 किस्म के कानून हैं, एक ताकतवर के लिए बसद माजरत ये बसद एहतराम भी और कि ये जो बातें हैं ये सिर्फ इलेक्शन के करीब तर होती हैं। इलेक्शन के बाद ऐसी बातें जो हैं वो समातों की रसाई तक नहीं आती हैं। सईद काजी साहब, अगर देखा जाए यहाँ पे बात होती है कि एक इदारे ने फैसला किया, दूसरा उठा वो अदालत के अंदर चला गया, अदालत में केस को फाइल कर दिया, पार्लियामेंट ने फैसला किया, दूसरे उठे अदालत में चले गए। तो कहा जाता है कि इदारे मजबूत नहीं होते। अगर इदारे की पॉलिसी के अंदर कोई सुकम हो, कोई इबहाम हो, तो दूसरा फरियादी जो है क्या वहीं पे बैठा रहे या उसके लिए रास्ता आ जाके अदालत ही बचती? में जो सुप्रीम सबसे बड़ा इदारा है वो पार्लियामान है और उसके ऊपर आपकी कैबिनेट बैठी हुई है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच आपकी बैठी हुई है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये काम अपना ठीक नहीं कर सकते, देखिए ना, अगर सियासतदान आके और हमें ये बताएं जी सियासतदान को ब्लेम किया जाता है, अरे भाई जराए पैदावार पे तुम काबिज, सियासी ताकत तुम्हारे पास, असेंबलियों में आप बैठे हैं, सेनेट में आप हैं, ब्यूरोक्रेसी आपके पास है। हम 80% टैक्स हमसे आप लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। $23 बिलियन UNDP के मुताबिक हम जो है वो इस इशराफिया की जो इसकी जो है पक्ष हैं उसके लिए हम पे करते हैं और 600 मिलियन जो है वो मांगते फिरते हैं। तो भाई ये किसने करना है? अब बात ये है, मैं इसकी वजह बता देता हूं आपको। अब जिस आदमी ने पाकिस्तान की PIA भी चलानी है और अपनी ब्लू एयर भी चलाएगा तो फिर PIA नहीं चलेगी। जब आपने इस कारोबारी तबके को जो आपने इसको पॉलिटिकल पावर दे दी, वो अपनी दुकान चलाएगा। मुझे एक बताएं कि एक अरबपति हमारा जो लीडर है वजीर आज़म है, वो जाके कहते तुम तो बेकारी हो भाई। एक मिफ्ताह इस्माइल आके हमें बताता है कि अल्लाह का शुक्र है 65 रुपए कीमत बढ़ाई, पाकिस्तान बच गया। वो भाई 24 करोड़ का बुरकस निकल गया। वो पाकिस्तान कहाँ रहता है, कहाँ रिहाइश पजीर है जो आज बच गया है? पाकिस्तान 24 करोड़ लोग हैं या सिर्फ तुम 5, 10, 15 हजार लोग हो शराफिया के या जितने भी हो? बात यह है कि ये मुनाफिकत है, ये खुली मुनाफिकत है, ये पूरा निजाम डिजाइंड है इनके लिए। करप्शन राइप है। करप्शन इस निजाम में ऐसे दौड़ती है जैसे एक इंसान की रगों में खून दौड़ता है। आप LDA में चले जाएं, आप किसी इदारे में चले जाएं, हर चीज का रेट तय है। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, ये जो माशाल्लाह तरक्की हो रही है, जिसे लाहौर में हम तरक्की कहते हैं, सबसे ज्यादा करप्शन जो है ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में होती है और उसमें उसने 40% बताया है जो कि कंजर्वेटिव अमाउंट है। ये जो तरक्की है ये 40% में जो ठेकेदार खाता है, ब्यूरोक्रेट खाता है, जो सियासत में जाके साइन करता है वो खाता है। किसी को नहीं पता कि लाहौर में जो आपका ग्रीन एरिया था उसको ग्रे बनाना मुफ्त में हो जाता है ये सारा। ओ भाई बात ये है कि ये क्लास जो है इट हैज एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क, 5 मौसमों वाला मुल्क भरा हुआ है शेल गैस से, अपना मदनियात से, बिजली इतनी बना सकते हैं हम कि पूरे ग्लोब को दे सकते हैं। नलायक, नाड़े और बनियाने बनाने वाले और माल बनाने वाले
ये जो रूलिंग एलीट है इसकी औकात देखें। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे करेगी जो किक बैक है। आपको पता है कि कोरिया में जिस बंदे ने पाकिस्तान की ये सड़क बनाई थी, उसने किक बैक देने के इल्जाम में डाइवो के चीफ ने जेल काटी है। वहां पे ऐसे ही नहीं कोरिया बन गया। और यहाँ पे हम उनको सरों पर बैठा के तो फिर 5-5 दफा सर पे ले आते हैं। तो आई थिंक अब कर तो कुछ नहीं सकते, तो उम्र अजीज में सच ही बोल लें। तो ये सिलसिला है, ये सिलसिला ऐसे खत्म नहीं होगा। ये इमरान खान के इनकलाब से भी खत्म नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये सारे बहुत सारे, मैं आपको खबर देता हूं, मैं नाम नहीं लेता, ये बड़े बड़े अजीम सियासतदान जा रहे हैं ना, उनको भेजा जा रहा है अब पीटीआई में भी, ताकि उसको भी काबू करो, कहीं उसको उधर से कोई काम सीधा ना निकल आए। तो बात ये है, और उसमें से कुछ निकाल के अलहदा माशाल्लाह रख लिए गए हैं। तो ये इशू है। मगर अब एक और क्वालिटेटिव चेंज आ गई है। क्वालिटेटिव चेंज आ गई है कि अब ताकत नहीं रही इस मईशत में, जान नहीं रही अवाम में, ना उनको छेड़ें, ना उनको। एक 68-69 आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं मिलजुल के। तो मेरे ख्याल में स्टॉप ब्लेमिंग दी अवाम। अवाम 80% पैसे देती है इस रियासत को चलाने के इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए। हर 100 रुपए पे वो 15-20 रुपए मोबाइल फोन पर देता है। कहते हैं पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं, और तुम टैक्स नहीं देते, एक आना नहीं देते। ये तुम्हारे जो फ्यूडल कम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो नहीं देते, ये जो ठेकेदार हैं ये नहीं देते, ये सारे। तो ये एक बैंकरप्ट क्लास है, बैंकरप्ट शराफिया है, ये बीमारी है। इसका इलाज इससे बियॉन्ड है। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जो आके हमें लेक्चर यहाँ सुनाते हैं। मगर ये कि तारीख में हिलजुल है, गली जाग रही है, स्ट्रीट इज अवेकनिंग, दैट इज द ओनली पॉजिटिव थिंग अबाउट पाकिस्तान। और मैं ये बार बार कहता हूं, खान साहब से ना डरें, खान साहब तो इस निजाम के मुहाफिज हैं, डरें उससे जो इमरान खान के बाहर आने की जिसकी एक गुंजाइश बन रही है। जी सही, बाहर आने की गुंजाइश जिसकी बन रही है। 80% बिलवास्ता जो टैक्सेस देते हैं वो अवाम देते हैं, बात अवाम की सुनी जानी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नज़ीर लगारी साहब, जिस तरीके से खबरें तो रोज़ाना की बुनियाद पे होती हैं, उन पे तबसरे भी होते हैं, लेकिन कभी कभार ख़बरों के अलावा अपना कथारसिस भी कर लेना चाहिए कि मौजूदा मंजरनामे में हम क्या महसूस करते हैं, या हमारे पास इसमें से महफूज रास्ता कौन सा हो सकता है। अगर देखा जाए माजी करीब के अंदर ये जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी, पीडीएम की हुकूमत में अगर कोई देर पा फैसले ना हो सके तो जिससे भी जवाब तलबी करते थे तो आगे से यही सुनने को मिलता था कि एक मखलूत हुकूमत थी, हर एक को अपने साथ लेकर चलना पड़ता था, जिसकी वजह से देर पा फैसले ना हो सके। और अब की बार भी हुकूमत बनने के हवाले से यही बातें गर्दिश कर रही हैं, जिस तरह बकौल जरदारी साहब के कौमी हुकूमत बनेगी, और भी बहुत सी जमातें यही समझती हैं कि कौमी हुकूमत बनेगी। तो आप समझते हैं कि वो हुकूमत अगर बनने में कामयाब हो गई, कौमी हुकूमत जिसे कहा जाएगा, उसमें देर पा फैसले हो सकते हैं और किसी की तरजीहात उसमें शामिल नहीं होंगी? बहुत मुश्किल सवाल और बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इस वक्त एक बड़ी कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को उनके अपने मुख्तलिफ इलाकों में रख दिया जाए, उससे आगे न बढ़ने दिया जाए। ये अमलन कोशिश की गई, और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ये कोशिश की, जिन कुव्वतों ने ये कोशिश की, उनको कामयाबी हासिल हुई कि एक पार्टी के इलाके में है, दूसरी पार्टी दूसरे इलाके में है, तीसरी पार्टी किसी और इलाके में है, कोई पार्टी किसी और इलाके में है। वो पाकिस्तान के वसी उसमें अगर उनका वोट बैंक मौजूद भी है तो उस वोट बैंक को सुला दिया जाए, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया जाए, उसे ना उठने दिया जाए। ये एक बाकायदा कोशिश की गई, और इसमें इन कोशिश करने वालों को कामयाबी हासिल हुई है। उसके बाद हमें एक बात समझनी चाहिए कि आप आवाम को बहुत देर तक शराबों में और ख्वाबों में नहीं रख सकते। आवाम हमेशा सिर्फ अपने मसाइल की बुनियाद पर अपनी वफादारियाँ या अपनी तरजीहात तो किसी पार्टी के, किसी फर्द के, किसी शख्स के, किसी के हुस्न के ज़्यादा मुतासरीन नहीं होते हैं। वो इस बात के नहीं होते हैं कि जनाब क्या बंदा किस लहजे में बोलता है। वो ये बात के उनको वो नहीं होती है
ज्यादा इत्मीनान नहीं होता है कि बंदा शक्ल से कितना सोना है या इसने कितने मैदान फतह किए हुए हैं, इस बात का उनको नहीं होती गर्द। मसला ये है कि उन्हें एक मसला दरपेश है, उन्हें जिंदा रहना है। सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें जिंदा रहना है, उन्हें अपने बच्चों को जिंदा रखने की कोशिश करनी है, उन्होंने रात के लिए खाना तलाश करना है, उन्हें सुबह के लिए नाश्ता तलाश करना है, उन्हें जिंदगी गुजारनी है। जिंदगी गुजारने के लिए उनके बिना बुनियादी इशूज वो हैं जिनके बारे में ख्वाब देखने वाले कम ही सोचते हैं। तो असल मसला यह है कि लोगों का मसला जिंदगी गुजारना है। इस रियासत में वो चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं जिससे लोगों की ये उम्मीदें बाकी रखी जा सकें कि वो जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे। मेरा ख्याल है कि लोग आखिरकार थक हार कर, एक एग्रेरियन सोसाइटी थी ये हमारी, और यहाँ लोग जो जितनी काश करते थे उतनी खा लेते थे और उन्हें परवाह नहीं होती थी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन अब वो एग्रेरियन सोसाइटी उस तरह से नहीं रही है। अब एक सोसाइटी में अर्बनाइजेशन हुई है, लोग बड़े अपने देहात को छोड़कर शहरों में आए हैं, आबाद भी हुए हैं और उनकी एक कुव्वत भी बनी है। उसकी कुव्वत को चैनलाइज करने से रोका गया, आमदन रोका गया, मजदूर तंजीमों को रोका गया, तलबा तहरीकों को रोका गया, हर चीज़ को रोका गया। लेकिन आप इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक दबा कर नहीं रख सकेंगे। ये लोग अपने ख्वाहिशात के साथ, अपनी उमंगों के साथ, अपनी आरज़ुओं के साथ जागेंगे और फिर सामने आएंगे और अपने एहतियाजात के बुनियाद पर वह बाहर आकर आपसे मुतालबात करेंगे और ज़िंदगी के अपने लिए सहूलतें तलब करेंगे। वो एक मसावत की बात करेंगे, वो एक इम्तियाज के खात्मे की बात करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन के खात्मे की बात करेंगे। और ये लिखा हुआ है दीवार पर कि लोग अपने लिए आएंगे और अपने लिए सियासत करेंगे और इस मुल्क की मिल्कियत खुद संभालेंगे। एक पाकिस्तान के अवाम की ये जो इतना बड़ा वसी मुल्क, वसाइल से माला माल मुल्क जो है, लोग खुद संभालने के लिए आवाज़ भी उठाएंगे, खुद भी उठेंगे। और ये जो काबिल अशराफिया है, जैसे हमारे काजी सईद साहब फरमा रहे थे, ये जो काबिल अशराफिया है जो अपना जहाज भी चला रही है और सरकार का जहाज भी चला रही है, जो अपनी जो है स्टील मिलें भी चला रही है और सरकार की स्टील मिलें भी चला रही है, और वो जो अपने ट्रांसपोर्ट भी चला रही है, सरकार की ट्रांसपोर्ट। एक ऐसा बंदा वजीरे रेलवे बन जाते हैं जिसकी अपने 1000 बसें चल रही हैं, तो रेलवे क्यों चलने देगा? अगर कोई ऐसा शख्स आ जाएगा जिसकी अपनी लोहे की स्टील मिलें चल रही होंगी, वो सरकारी स्टील मिल क्यों चलने देगा? जिसके अपने ट्रांसपोर्ट चल रही होगी, वो दीगर ट्रांसपोर्ट क्यों चलने देगा? जिसका अपना हवाई जहाज चल रहा हो, दूसरे सरकार के हवाई जहाज क्यों चलेगा? ये सब कुछ आखिर खत्म होगा। ये चीजें इस तरह नहीं रहेंगी। इस चीज को बहरहाल ठीक होना होगा और ठीक होना होगा, लेकिन उसके लिए अवाम को जो सियासी बलूगत देने की ज़रूरत हर वक्त पेश आ जाती है, वो क्या सियासी बलूगत मुल्क के सियासतदानों के अंदर होती है? महमूद मौलवी साहब, जिस तरीके से दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी है, अब हल्के की सियासत करने कोई जाता है तो वो पूछता है कि 4 साल किधर थे। वो रहमान फारिस का शेर है कि गम से अब होगी बराहे रास्त मेरी गुफ्तगू, दोस्तों तीमारदारो गम गुसारो तखलिया, देखने वाला था मंजर जब कहा दरवेश ने, कज कुलाहो बादशाहो ताजदारो तखलिया। अब अगर अवाम में कोई उम्मीदवार जाए और आगे से ऐसा जवाब सुनने को मिले तो फिर किस पे तकिया करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मेरे दोनों भाइयों ने काफ़ी अच्छी बेसिकली जो है अभी बातें कर रहे थे और बड़ी खुशाइन बातें कर रहे थे। मगर इसका हल क्या है? देखिए, मैं इनसे यही पूछूंगा, इसका हल होना चाहिए। मगर एक रियलिटी को आप देखें ना। आप मुझे बताएं, अभी मेरे भाई, आप मुझे बताएं कि फॉर्मूला क्या होगा। क्या आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन होंगे, देखें उसके जो लोग आएंगे, ये जो बातें कर, देखिए एक सिस्टम जो चल रहा है उसको मेजर चेंजेस आप करने के लिए आपको मेजर जो है स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये जो है देखें 3-4 पॉलिटिकल पार्टी है, 5 पॉलिटिकल पार्टी है जो मेन स्ट्रीम है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको आपको हमें कोई मतलब ये बैठ के ये सॉल्व करना है, एग्रेसिवली सॉल्व करना पड़ेगा ना। कि कैसे सॉल्व करेंगे आप मुझे बताएं। सही कह रहे हैं मेरे भाई, लोगों को इधर इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं, हालात जो है खराब है, तो इसको आप ठीक कैसे करेंगे? आप जो है क्या पॉलिसी है आपके पास? वो इलेक्शन के टाइम पे वो स्टेटमेंट्स की जो बात कर रहे हैं, क्या वो पॉलिसी है या कोई चीज रियलिटी में आप लेके आएंगे ना? रियलिटी कहां से लेके आएंगे? पिछले 20 साल से 25 साल से तो मैं खुद सुन रहा हूं। अच्छा, आप जब रियलिटी की बात कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब, आप रियलिटी की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि हमारे मंशूर में
300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का बयानिया है, तो उसके लिए तो बरसरे इक़्तिदार आना ज़रूरी है, उसके लिए आपकी मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। लेकिन कौमी असम्बली के सिर्फ 18 हलकों के ऊपर IPP ने अपने कागजात जमा करवाए हैं। सीट एडजस्टमेंट के लिए आप 40 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मांग रहे थे, तो ऐसे तो ना तो आपका वजीर आला आ सकता है, ना वजीर आजम आ सकता है, तो फिर वो बयानिया, वो मंशूर, उसमें कितने हकाइक हैं? नहीं, देखिए मैं बताऊं, 40 सीटें की जो बात हो रही है, आप 18 तो MNA की सीटों की बात कर रहे हैं और जो है 40 सीटें जो है वो MPA के हैं, तो टोटल बन जाते हैं 58 सीटें। ये मैं करेक्ट कर दूं, ये 40 और 18 जो है ये 58। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे देखें, हम कराची की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ की पंजाब की हो गई, सिंध और कराची की, हम भी तो इलेक्शन में लोग खड़ा कर रहे हैं। हम सिर्फ जो है पंजाब को क्यों देख रहे हैं, सिंध में जो है तकरीबन 35 से 40 कैंडिडेट हम खड़ा कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जी 35-40 कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, जो दूसरी पार्टीज भी कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर हम भी तो कुछ सीटें निकालेंगे यहाँ से। तो ये चीजें देखें, मगर फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम हुकूमत बना पाएंगे, मगर जैसे मेरे भाई ने कहा, हुकूमत जो भी बनेगी एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। इसमें किसी को दो राय नहीं होना चाहिए कि जो कोई पार्टी जो है सिंगल मेजॉरिटी लेके जाएगी, ना पीपल्स पार्टी, ना PMLN, ना IPP, ना JUIF, ठीक है ना, ना PTI। सर बात वही, देखिए ना, PTI अपने, बात तो वही आ जाती है ना कि फिर मंशूर किसका होगा, किस, जब पार्टी कोई नहीं है, कोई एक पार्टी नहीं है, सारी पार्टी हैं, तो फिर मंशूर किसका होगा जिसके ऊपर अमल दरामद होगा, किसका नारा, किसका दावा, किसका वादा माना जाएगा? देखिए रियलिटी में फिर ये होगा, अगर फिर वो भले इसके ऊपर जो भी लगे, जो आप कह रहे हैं दफा लगे। सईद काजी साहब कड़वी बात कर रहे हैं, महमूद मौलवी साहब, वो कहते हैं जी हल दें, तो क्या आपको ये हल नजर आता है? वो कहते हैं कि हल तो यही है कि एक बार फिर मुश्किल कदम उठा लिया जाए, फिर उसके बाद आसानी हो। क्या आपने माजी में कोई मुश्किल कदम नहीं उठाया? महमूद साहब से मैं एग्री करता हूँ, एंड रिस्पेक्ट हिज व्यूज, और खुद भी बड़े वो एक मोतबर आदमी है। जब तक सियासत घुटनों के बाद, अगर मैं आपको एक नया रास्ता दिखाता हूँ, इस वक्त कराची में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हुई हैं और उनके मजदूर दरवाजों पर खड़े हैं। क्या कोई पॉलिटिशियन वहां गया? एक PTI का वाकया बताता हूँ, अपना दाखिला तो क्लर्क्स जो है अपने 400-500 रुपए बढ़वाने गए थे, मार मार के PTI की हुकूमत ने उनका बुरकस निकाल दिया। और उसी दिन और उन्हीं दिनों में जनाब मोहतरम मिनल्ला साहब को उनके मुताबिक हफ्से बिजा में रखा गया, जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त उसके, और किसी का बाल भी बांका ना हुआ। बात यह है कि भाई आप, कराची इस वक्त मेहनत कशों का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का वो पेट्रोग्राड है, मगर मुझे बताएं, कोई एक वाकया, कोई एक टीवी चैनल, कोई एक टॉक शो में बात चलती है कि जो छांटियां हो रही हैं? कल मैं एक पर्चा है मजदूरों का, लाल सलाम देख रहा था, उसकी मुझे फुटेज और उनका मैं आपको फुटेज भेज देता हूं। मजदूर बाहर बैठे हुए हैं, इनमें से है किसी की औकात जो है वो जाके उनको लीड करे, उनकी जो एक हालत जार के बारे में पूछे? वहां क्या जो मिनिमम वेज आपने रखी हुई है, वो क्या मिनिमम वेज मिलती है? ये मुझे बताएं। और क्या आपने उसका 10 लाख का, एक इमरान खान ने जो अच्छा काम किया था, वो कार्ड भी वापस ले लिया उनसे? मैं क्या बताऊं आपको, दिल कैसे दुखता है हमारा। मैं जा रहा था किसी VIP की ताजियत करने के लिए इस अस्पताल में, तो जब मैं गुजरा, जिनके पैसों से उस VIP का इलाज होता था, जो वो उनकी जो हालत थी अस्पताल में, वो क्या कर रहे थे और VIP वार्ड में क्या हो रहा था। तो यार बात सुनो, एहसास मर गया आपका, हमारा एहसास आपका मर गया। और ये जो इवन पीपल्स पार्टी से हमारा क्या गिला और दुख है, की पार्टी थी, इसने भी हाथ मिला लिया मुस्लिम लीग नून, और नवाज शरीफ साहब खींच के ले गए अपनी विकेट पर। और नवाज शरीफ साहब जिसको अपनी विकेट पर ले जाएं, उसको उठने नहीं देते फिर वो, क्योंकि सरमाए की विकेट पर उससे अच्छा कोई नहीं खेलता। मजदूर की विकेट खाली पड़ी है, तारीख में इंतजार हो रहा है उसका, कोई जाता है वहां पे? आप पूछ रहे हैं पाकिस्तान में 10,000 बंदा डेली पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर रहा है, ये पुरानी फिगर दे रहा हूं, ताजा नहीं है। कोई है मंशूर, कोई इस पे बात कर रहा है? कोई आपकी NGO इस पे एनालिसिस और स्टडी करती है?
आपके मुल्क में इस वक्त 6 करोड़ मजदूर हैं, अगर 4 फैमिली मेंबर हों उनके, तो ये 20 करोड़ 22 करोड़ बंदे बनते हैं। ये मैंने बात खान साहब को कही थी उनके सामने बैठ के, जब वो जेल में नहीं थे और इधर लाहौर में थे, कि हुजूर ये इस 20-22 करोड़ की सियासत कौन करेगा? छोड़ दें, आप भूल गए सारे। अब पैसा माल के, अब सियासत माल के पीछे भागती है और माल जो है वो सियासत के पीछे भागता है। कारोबार है, लिमिटेड कंपनियां हैं, पार्टियां नहीं है। यही दुख है। ट्रेड यूनियन भी मर गई हमारी, जो बिट्रेयल्स हुई और जो मार्शल लॉ आया ज़ियाउल हक का, उसके बाद वो भी खत्म होगी। तो बात यह है कि सियासत मौजूद है, जगह मौजूद है। मुझे एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मुझे कहा कि जनाब वो आप जिस जमाने की बात और सियासत की बात करते हैं वो खत्म हो गया। मैंने कहा हुजूर, जमाना तो हमारे सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा है। आप खत्म हो गए हैं, आप मर चुके हैं, आपके पल्ले कख नहीं रहा, आपके निजी असासे आपकी पांव की बेड़ियां बन चुके हैं। ये सिलसिला है। सियासत मौजूद है, करने की गुंजाइश मौजूद है, किसी की औकात नहीं, किसी की जुर्रत नहीं। ये कराची जो है, ये कराची सबसे मजलूम शहर है जो पूरे पाकिस्तान को फीड करता है। कभी किसी ने पूछा यहां मजदूरों का क्या हाल है? ये पश्तून मजदूरों का सबसे बड़ा शहर, ये मेरे जो उर्दू स्पीकिंग भाइयों मजदूरों का सबसे बड़ा शहर है। ये पंजाबी के जो है कि कोई उनकी पार्टी रिप्रेजेंट करती है, किसी पार्लिमान में उनका कभी जिक्र हुआ? छोड़ो यार, अपनी नालायकियां और मुनाफिकतें जो है हम इस पे ना थोपें। मगर मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस तरह भी मेरे उस्ताद नजीर लगारी साहब ने कहा कि ये बदल रहा है, ये बदलाव है। इमरान खान एक बस समझ लें कि सफर में एक जगह का पड़ाव है, छोटा सा। इस पड़ाव के आगे कहानी जानी है, और यहां नहीं हर जगह जा रही है। आप यूरोप में देख लें, आप बर्तानिया में देख लें, वारदात ऊपर से एक हो गई, पार्टियां सारी ऊपर से एक बना दी अपने। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी में कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से जो डेमोक्रेट्स और उसे रिपब्लिकरेट कहते हैं, ये ऊपर से इकट्ठे हैं और इस वक्त अवाम एक तरफ हो चुके हैं, रूलिंग इशराफी और पार्टियां एक तरफ है। ये तारीख का फेज है, ज्यादा देर नहीं रहेगा और ये अखाड़ा खुलेगा, और वर्ल्ड स्केल पे। जी, आपने एक अच्छी बात की कि ये पड़ाव है, ये सफर तो जारी रहना है, सफर के किरदार तब्दील हो जाएंगे, मंजिल जहां तक पहुंचना है। लगारी साहब, ये सियासत के मुर्दा घोड़े में जान कौन डालेगा? सईद गाजी साहब भी अपनी राय रख चुके हैं, महमूद मौलवी साहब भी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। आपकी राय उस पर क्या? बस मैं यही कहता हूं कि अवाम पर भरोसा रखें। अवाम ही इस मुल्क के मालिक हैं, अवाम ही इस मुल्क के लिए सबसे अच्छा कर सकते हैं। अवाम सिर्फ अपने इज्तिमाई मफाद के लिए इज्तिमाई इत्तेहाद खुद करते हैं। अवाम ही को सब फैसले करने दें, आप उनके फैसलों में ना आए। पिछले 70 साल में आपने अवाम के फैसलों को तब्दील करने की बड़ी कोशिशें की हैं। आपने माजी में जितने इंतखाबात करवाए सब फ्रॉड और धोखेबाजी के इलेक्शन थे, वो गलत होते रहे हैं। अब आप एक ठीक इलेक्शन करवाएं, लोगों को फैसला करने दें, लोग किसी को भी ले आएँ, और लोग जिसको लाएंगे अगर उसने डिलीवर नहीं किया तो चंद दिनों में उसको उठाकर एक तरफ फेंक देंगे, फिर अपना रास्ता अख्तियार करेंगे। अवाम को अपने रास्ते से चलने, और सारे के सारे लोग 24-25 करोड़ अवाम गद्दार नहीं है, इन्हें गद्दार ना समझा जाए। ये जो लोग अफलास ज़दा, जो गुर्बत ज़दा, जो बीमारी ज़दा हैं, जिनके घरों पर रात को बसेरा होता है भूख का, अफलास का, नंग का, जो यहाँ बैठे होते हैं, तो उनके बारे में ये ना कहें कि ये मुल्क के मफाद में नहीं सोच रहे हैं या ये अपने ज़ाती मफाद में सोच रहे हैं। अवाम हमेशा मुल्क के इज्तिमाई मफाद में और अपने आबादी के और अपनी टोटल जो इंसान रहते हैं उनके मफाद के लिए सोचते हैं। उन्हीं पर भरोसा करना है, हमें किसी और पर भरोसा नहीं करना है। अवाम की समत देखें, आपको लगेगा कि अवाम इस समत को जा रहे हैं, लेकिन अवाम तारीख में हमेशा सही फैसला करते हैं। आज भी फैसला अवाम पर छोड़ दिया जाए। जमहूरियत का अगर फैसला करना है तो जमहूर के जरिए ही करवाना चाहिए, और अवाम जिस समत का तयन करें उसी समत में उन्हें गामजन करवाना चाहिए, और अवाम के फैसले का एहतराम करना चाहिए। और यही जमहूरियत का हुस्न है। बसूरत दीगर जमहूरियत का हुस्न जो दिखाया जाता है वो इस हद तक दागदार है कि उसके कॉस्मेटिक्स में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो भी समझ से वालातर होती हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, गाजी साहब और महमूद मौलवी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।